वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्ट्रेटजी के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है वो CSIR का जो JRF आपका है उस जो लाइफ साइंस में होता है वो क्वालिफाई हूँ। तो बहुत सारी क्वेरी आती है कि सर इसको JRF एग्ज़ाम को कैसे क्वालिफाई करें, या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, या क्या क्या यूनिट टारगेट करें। कहीं कोचिंग पे बोल देते हैं कि 10 यूनिट टारगेट करनी है आपको, कहीं बोलते हैं कि 5-6 यूनिट पढ़ लोगे आपका हो जाएगा, कहीं बोलते हैं नहीं 13 की 13 पढ़नी पड़ेंगी। कुछ लोग बोलते हैं कि जो है एग्ज़ाम बहुत टफ हो जाता है, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम इन्हीं स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया था, क्या सिचुएशन थी हमारी मास्टर्स के बाद, MSc के बाद। जैसे कि मैंने MSc जूलॉजी में किया है, मैंने मास्टर्स जो किया है वो जूलॉजी से किया है। तो इसके बाद स्ट्रेटजी क्या थी MSc करने के बाद, और कैसे मैंने JRF क्वालिफाई किया, कितने अटेम्प्ट लगे मुझे क्वालिफाई करने में, इन सब बातों के ध्यान रखेंगे। और आप अगर एक बिगनर हैं तो आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, जो आप गलतियां नहीं करनी जो मैंने करी हूँ, उससे इसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है कि आखिर मैंने कैसे JRF क्वालिफाई किया। ठीक है। जैसे आप जब MSc करते हो वो, और वो लाइफ साइंस में हो आपकी MSc मान लो। अब लाइफ साइंस में बहुत सारे आते हैं, जैसे अब बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करो। बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, जूलॉजी में इसके अलावा इन्वायरमेंटल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, इसके अलावा आपका मॉलिक्यूलर बायो, माइक्रोबायोलॉजी, प्लांट साइंस, या और भी जितनी ब्रांच है बायोलॉजी की और लाइफ साइंस की, वो सब लाइफ साइंस के अंडर आते हैं। और लाइफ साइंस का जो एग्ज़ाम है ये कराता है CSIR HRDG। इसकी गवर्निंग बॉडी जो है CSIR HRDG। और इसको जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है वो कराता है आपका NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। हर साल 2 बार, इन ए ईयर, एक साल में 2 बार एग्जाम कराता है। वही एग्जाम कराएगा, फॉर्म रिलीज करता है 2 महीने पहले, फिर फॉर्म भरते हैं, फिल करते हैं। अब जैसे 1100 रुपये आपके अनरिजर्व के लिए होता है, किसी कैटेगरी हो तो 550 रुपये है कैटेगरी के लिए, SC ST के लिए शायद 250 या 300 ऐसे कुछ है। ठीक है। अब अनरिजर्व के लिए 28 ईयर से 3 साल का रिलैक्सेशन मिलता है फीमेल कैंडिडेट को। OBC के लिए कैटेगरी में हो तो 28 है, प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलता है। और इसमें भी सेम है, जो लगता है 28 प्लस 5 ईयर का रिलैक्सेशन। ठीक है। और ये एग्जाम जो कराता है लाइफ साइंस में, इसमें इसके थ्रू आपको 2 चीज़ें ये देता है। अभी तो 3 चीज़ें देने लगा ये, एक तो JRF देता है आपको, प्लस नेट, प्लस PhD। जो JRF होता है ये अवार्ड होता है फॉर फेलोशिप। इस फेलोशिप में आपको 5 साल तक, 5 ईयर तक आपको मिलेगी फेलोशिप, जिसमें फर्स्ट 2 ईयर जो होते हैं, 2 ईयर जो होते हैं वो JRF के होते हैं, और 3 साल जो होते हैं वो SRF के होते हैं। JRF में आपको जो है जो पैसे मिलेंगे वो 37,000, प्लस SRF में आपको 42,000, प्लस HRA, ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये आ रहा है कि जो है स्टार्ट कैसे किया। ये तो हो गया एग्जाम के बारे में, प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे किया मैंने और कैसे। तो मैंने मास्टर्स किया अपना MSc, और MSc किया हमने जूलॉजी से। जब जूलॉजी से MSc किया तो दिमाग में एक चीज़ तो पहले से थी कि जो है JRF करना है, CSIR का, और लाइफ साइंस में। लेकिन कैसे करना है इसका समझ में नहीं आया। तो जब मैं MSc के 4th सेम में था, MSc 4th सेमेस्टर में था, तो एग्ज़ाम देने चला गया, फॉर्म फिल किया मैंने, फॉर्म फिल किया।
और मुझे समझ में नहीं आया, मैंने एग्जाम दिया और कुछ परसेंटाइल था 60 या 60 to 65, 60 से 65 परसेंटाइल था। ठीक है, ऐसे कुछ था, मतलब नंबर में बात करें अगर तो शायद 47 या 49 नंबर थे मार्क्स। ठीक है, 47 मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है, टाइम हो गया। 49 या 47 कुछ मार्क्स करके ऐसे थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एमएससी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, मतलब एवरेज थे। एमएससी में क्या थे, एवरेज ही स्टूडेंट थे। ठीक है, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते या मतलब थोड़ा सा अच्छे स्टूडेंट होते तो ये स्कोर पहुंचता हमारा 80 85 परसेंटाइल तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन नहीं पहुंचा। ठीक है, फिर लेकिन ये एग्जाम किया था विदाउट प्रिपरेशन। जो ये एग्जाम दिया था हमने विदाउट विदाउट प्रिपरेशन। ठीक है, अब एग्जाम जब दिया, ये मार्क्स आए, तो एक बात तो समझ में आ गई कि प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इसके लिए, तभी हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो प्रिपरेशन के लिए हमने एक कोचिंग ज्वाइन की। कोचिंग ज्वाइन की, नाम ने मैं यहाँ रिवील कर रहा हूँ क्योंकि कुछ मैटर हो सकता है नाम, लेकिन कोचिंग ज्वाइन की। सॉरी। और वो कोचिंग जो थी वो थी लखनऊ में अपने। वहाँ के कुछ टीचर्स थे और उन्होंने अच्छा पढ़ाया। लखनऊ की कोचिंग ज्वाइन करी और फिर मैंने एग्ज़ाम दिया। नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया। नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया 2000 शायद 21 में, 2021 का एग्ज़ाम दिया मैंने। और उसमें जो हमारे परसेंटाइल आए वो आए 89। 89 परसेंटाइल आए। और मार्क्स शायद 2 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो मार्क्स शायद मेरे आए थे जो, वो आए थे आई थिंक 60 से नहीं, 60 नहीं थे, करीब 68 से 70 मार्क्स थे करीब। ठीक है, 89 कुछ पॉइंट कुछ परसेंटाइल आया। ये हाल हुआ जब हमने प्रिपरेशन करी। ठीक है, जब हमने प्रिपरेशन कर ली, देखा, तो मतलब कोई मतलब फायदा नहीं हुआ प्रिपरेशन का। प्रिपरेशन कैसे करी, क्या किया, मैंने कौन कौन सी यूनिट टारगेट की थी, तो यूनिट विच आई विच आई टारगेट। तो यूनिट हमने जो टारगेट की थी वो यूनिट 1 थी, 2 थी, 3 थी, 4 में ओनली सेल सिग्नलिंग, 5 थी, 6 नहीं थी, 7 भी नहीं थी, 8 थी, 9 थी और 10। मतलब इन यूनिट्स को मैंने टारगेट किया स्टार्टिंग में, लेकिन नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि पढ़ा भी बहुत अच्छे से पढ़ा, रिवीजन भी किया, लेकिन हो नहीं पाया। ठीक है, नहीं क्वालिफाई कर पाया, 89 परसेंटाइल पे रहा। मल्टीपल रिवीजन किए, मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स भी आ जाते थे, 120, 130, 100, 110, 90 भी कभी कभी होते थे। तो देते रहते थे, मॉक टेस्ट भी देते थे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते थे। पीवाईक्यूज भी सॉल्व करते थे तो हो जाते थे। अब 89 परसेंटाइल क्वालिफाई नहीं हुआ, निराश हुए बहुत। लेकिन निराश होके कुछ मतलब वो नहीं किया। अपने क्या किया, अपने जो पेपर था उसको निकाला, पीडीएफ, पेपर का पीडीएफ निकाला अपना, जो दिया था हमने, और उसको एनालाइज किया कि आखिर मिस्टेक कौन कौन सी हुई, कौन कौन सी मिस्टेक्स हुई। तो मिस्टेक्स जो हुई वो पहली बात ये थी, पहली मिस्टेक ये थी कि कंटेंट नॉट इनफ। कंटेंट जो था हमारा इनफ नहीं था। दूसरा क्या था, लेकिंग ऑफ की कंसेप्ट। ठीक है, तीसरा था लेकिंग ऑफ सम लेकिंग ऑफ सम न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कंसेप्ट। इसके अलावा और क्या मिस्टेक थी, डू नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू बिटवीन टू कंट्राडिक्टरी
स्टेटमेंट। ठीक है, ये मिस्टेक थी कि जो हमारा कंटेंट हमने पढ़ा, जो कोचिंग में पढ़ा या खुद से पढ़ा, वो इनफ नहीं था। दूसरा था कि, और एक चीज और थी कि रिवीजन रिवीजन प्रॉपर नहीं था, मतलब भूल जा रहे थे, भूल जा रहे थे, भूल जा रहे थे। तो इतने हमारी मिस्टेक्स हुई इस पेपर में, जब हमने, मेरे 89% आए। अब कंटेंट इनफ नहीं था, तो अब इस चीज को हमने दूर करने के लिए हमने क्या किया, हमने कहा बुक की रीडिंग करी, थोड़ी सी बुक रीडिंग करी। बुक रीडिंग में ओनली इम्पोर्टेंट पार्ट और डायग्राम। ठीक है, बुक, पूरी बुक नहीं पढ़े थे, केवल डायग्राम पढ़े। की कंसेप्ट की लेकिन थी, तो उन कॉन्सेप्ट को यूट्यूब के थ्रू हमने पढ़ा, यूट्यूब से करा। ठीक है, न्यूमेरिकल था तो न्यूमेरिकल को हमने स्किप कर दिया सीधा, क्योंकि ये बस की बात नहीं थी। मुझे ये समझ में आ गया था कि न्यूमेरिकल के क्वेश्चन मैंने 2 करे, दोनों गलत हो गए। पार्ट ए करा, गलत हो गई। 4 करे, 3 गलत, निगेटिव में चले गए। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल कंसेप्ट हमारे पास नहीं है, तो हमने इसको स्किप कर दिया। ये स्ट्रेटजी बता रहे हैं अगले एग्जाम के लिए, स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट एग्जाम। ठीक है, बुक रीड किया, यूट्यूब से की कंसेप्ट जो लेक कर रहे थे उनको पढ़ा। जो दो 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 जो दो कंट्राडिक्टरी एक सब्जेक्ट की, एक में लिख दिया हाइड्रोफोबिक होता है, एक में लिख दिया हाइड्रोफिलिक होता है। अब वहां हमें याद नहीं कि क्या हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। अब उसको करने जा रहे हैं, गलत हो जा रहा है, नहीं कर रहे हैं तो फिर पछतावा हो रहा है कि आखिर ये करा क्यों नहीं, हमने तो पढ़ा था ये। ठीक है, तो अब इस चीज को आउटकम करने के लिए हमने क्या किया, मल्टीपल रिवीजन की, मल्टीपल रिवीजन किए। मल्टीपल रिवीजन किए जब, प्लस पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करा। अब जब मल्टीपल रिवीजन किया, पीवाईक्यू सॉल्व किया, तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई। और रिवीजन प्रॉपर नहीं था, तो फिर वही प्रॉपर रिवीजन किया। ऑफ ईच यूनिट इन ए डे, विद इन ए डे। एक ही दिन में खत्म कर देते थे एक यूनिट विद इन ए डे, और जब एग्जाम करीब आया तो एक दिन में 2 यूनिट भी खत्म कर देते थे। तो अब ये स्ट्रेटजी होगी हमारे एग्जाम के लिए। अब बुक रीड किया हमने जब, तो क्या हुआ, तो क्लियरिटी आ गई, क्लियरिटी इन माइंड फॉर द कंसेप्ट, कंसेप्ट के लिए क्लियरिटी आ गई माइंड में। यूट्यूब से पढ़ा, और अच्छी हो गई कंसेप्ट, कंसेप्ट मोर एक्यूरेट हो गए। जो स्किप किया था, ये बेनिफिट हो गया मेरे लिए, क्योंकि अब मुझे फालतू टाइम नहीं देना है। उन्हीं को टाइम दे रहे थे जिनसे हम क्वेश्चन हमारे गलत नहीं हो रहे थे। मल्टीपल रिवीजन से क्या हुआ कि इससे भी कंसेप्ट क्लियर होते चले गए, और पीवाईक्यू सॉल्व जब किया तो इससे एक्यूरेसी बढ़ती रही, एक्यूरेसी बढ़ी। और प्रॉपर रिवीजन से क्या हुआ, चीजें जो थी वो मेमोराइज हो गई। अब ये चीजें जब हुई, तब फिर मैंने दिया नेक्स्ट एग्जाम। नेक्स्ट एग्जाम देने गए, फर्स्ट शिफ्ट थी। ठीक है, इस वाले में जो थी, जो 70 मार्क्स आए थे, ये सेकेंड शिफ्ट में थे हम। ठीक है, थोड़ा सा शिफ्ट का भी मसला था, थोड़ा सा टफ या लो होने का। अब नेक्स्ट एग्जाम जब देने गए, फर्स्ट शिफ्ट थी। तो इन चीजों से जो मैंने स्ट्रेटजी बनाई थी, ये सारी क्या की, इतनी बेनिफिट की कि मैंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया पार्ट सी। पार्ट सी करीब 25 क्वेश्चन, मतलब पूरे ही अटेम्प्ट किए। 25 में से मेरे 24 करेक्ट हुए। देखो, ओबीसी में थे, 95 मार्क्स हो गए, सी में यहीं से क्वालिफाई हो गए। पार्ट बी में 21 अटेम्प्ट करे, और सही जो हुए थे वो हुए थे 16। ठीक है, अब बताओ कितने मार्क्स हो गए,
ये मार्क्स जो हो गए थे करीब, वो हो गए थे मेरे 120 उसके करीब में मार्क्स हो गए थे। ठीक है, पार्ट सी, पार्ट ए स्किप कर दिया, कोई क्वेश्चन नहीं किया, डू नॉट अटेम्प्ट। ठीक है, कोई क्वेश्चन ही नहीं करा। तो ये स्ट्रेटजी थी हमारी क्वालिफाई करने की। अब देखो, हमने ये चीज़ें जो हमसे गलतियां हो रही थी, ठीक है, ये जो बुक नया मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, या एक्यूरेट नहीं था, बेनिफिट नहीं हो रहा था, इसके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जो है गलत हो जा रहा था, एक्यूरेसी नहीं थी, 10 करते थे 5 गलत होते थे, 4 गलत होते थे। तो वो चीज़ क्या हुई, इन सब चीज़ों से क्या हुआ, यहाँ 25 सही, 25 में से 24 सही हो गए। ठीक है, फिर इस चीज़ को फिर नेक्स्ट एग्जाम दिया, नेक्स्ट एग्जाम फिर दिया क्वालिफाई करने के बाद, फिर दिया, फिर वही इस तरह से पार्ट सी में 25 करे, 23 करेक्ट हुए। पार्ट बी में शायद 19 करे थे, जिसमें से 14 सही हुए थे। ठीक है, करेक्ट हुए। पार्ट ए जो था वो उसको फिर से स्किप कर दिया। ठीक है, तो ये ऐसे हमने क्या किया, एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या दिक्कत थी आपको, आपको भी यही दिक्कत आती होगी कि जब आपने कोचिंग कर खुद से पढ़ा पहले, फिर उसके बाद कोचिंग करा, तो आपको सबसे पहले जो आपको काम करना है, अगर आपने प्रीवियस पेपर दिया है तो आपको मिस्टेक्स लिख लेनी है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो मिस्टेक्स हुई हैं, आप मिस्टेक्स को एनालाइज करना है आपको। अब एनालाइज कैसे करोगे, अपना पेपर जो आपने पेपर दिया है, पेपर जो दिया है उसका पीडीएफ निकाल लीजिए, पेपर का पीडीएफ निकाल लीजिए, या ऐसे ही अगर लैपटॉप है, लैपटॉप में या फ़ोन में, जैसे भी आपको अच्छा लगे, लैपटॉप या फ़ोन में आप उसको देखिए कि आपके क्वेश्चंस कौन कौन से गलत हुए हैं और क्यों गलत हुए हैं। क्यों क्यों गलत हुए हैं, मतलब क्या आपके पास जो नोट्स है उसमें वो कंटेंट नहीं था, या कंटेंट था लेकिन आप कर नहीं पाए हो। अगर कंटेंट था आप कर नहीं पाए हो तो इसका मतलब ये है कि आपको मल्टीपल रिवीजन की ज़रूरत है। मल्टीपल रिवीजन जब करोगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा और आप और एक्यूरेट होते चले जाओगे। बार बार पीवाईक्यूज करोगे, बार बार कंसेप्ट वही चीज़ें पढ़ोगे, और एक ही सोर्स आपका होना चाहिए, ओनली वन सोर्स फॉर योर इंटायर इंटायर प्रिपरेशन। ठीक है, आप नोट्स प्रिपेयर करनी चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट, उसको जरूर लिख लेना चाहिए, क्योंकि जब एग्जाम में आप जाते हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर लेते हो तो आपके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाता है, क्योंकि एग्जाम देने में कॉन्सेप्ट बूस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट नहीं, अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होगा तो आप कर नहीं पाओगे वहाँ पे क्वेश्चन प्रॉपर 100% एक्यूरेसी के साथ, या उस क्वेश्चन पे एनालाइज नहीं कर पाओगे, सोच नहीं पाओगे उस क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में, क्योंकि एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है वो अलग होता है। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया जेआरएफ। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो यूनिट यूनिट सिलेक्ट करनी चाहिए आपको। ठीक है, जो जो यूनिट है, जो आपको सबसे बहुत ध्यान देना, उन यूनिट की बात करें अगर हम, तो यूनिट जो है जो को बहुत फोकस से पढ़नी है, 2 3 2 3 4 5 6 9 10 11, इनको बहुत अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, कुछ यूनिट हैं जिनको आपको पढ़नी जरूरी है पढ़नी, एक, इसके अलावा 7 8 12 और 13, इनके भी पढ़नी है। इनके अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है तो इनके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जरूर पढ़ना है, इन यूनिट्स की। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर नोट्स बनानी है, नोट्स ऑफ ईच टॉपिक एंड सब टॉपिक। ठीक ठीक है, फिर उसके बाद आपको सॉल्व करना है पी वाई क्यूज। ठीक है, पी वाई क्यूज सॉल्व करना है। फिर उसके बाद आपको एनालाइज करना है, एनालाइज योर प्रिपरेशन थ्रू मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट कहाँ से दोगे,
ये ऑनलाइन बहुत सारे मॉक टेस्ट अब बहुत फ्री ऑनलाइन फ्री बहुत सारे सेटअप हैं, गूगल पे आप सर्च करोगे आ जाएंगे पूरी मॉक टेस्ट। बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो फ्री में मॉक टेस्ट कराती है, ठीक है, वहाँ पे ऑनलाइन करोगे। जब इसको करोगे तो आपका क्या होगा, और कॉन्फिडेंट रहो, एकदम कॉन्फिडेंट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन के पूरे टाइम पर आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है, ये सब करोगे। अब इसके बाद कि आपको सेल्फ सेल्फ प्रिपरेशन करनी चाहिए, सेल्फ प्रिपरेशन और कोचिंग। देखो इस चीज में मैं क्लियर कर दूं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं स्टूडेंट, या आप एवरेज हैं और एवरेज हैं, अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं तो सेल्फ प्रिपरेशन करिए, अगर आप एवरेज हैं तो कोचिंग करिए। सेल्फ प्रिपरेशन अच्छी बात है, आपको आपको लगता है कर लोगे, करनी चाहिए, लेकिन कोचिंग से क्या होगा, आपका जो टाइम है, टाइम जो है, टाइम वो रिड्यूस कर देंगे ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको ड्रोसोफिला का डेवलपमेंट पढ़ना है, तो आप खुद से पढ़ने जाओगे अगर गिलबर्ट से, तो 2 दिन लगाओगे कम से कम, कब उसे कॉन्सेप्ट पढ़ पाओगे या लिख पाओगे उसको या क्लियर कर पाओगे अपने दिमाग में। कोचिंग वाले क्या करेंगे, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर्स में आपको कंप्लीट कर देंगे पूरा ड्रोसोफिला। आपको पता है ड्रोसोफिला बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एक क्वेश्चन तो बन के आता है यहाँ से सेक्शन सी से, ठीक है। तो कोचिंग का ये फायदा है, आपका जो कंसेप्ट है उनको पढ़ने में आपका टाइम रिड्यूस कर देगा। दूसरा, जैसे आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपने मान लिए वॉटसन की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से पढ़ लिया, या आपने लेविन पढ़ ली जीन जो आती है, लेकिन उसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कुछ ऐसे कंसेप्ट होंगे जो खुद से समझ में नहीं आ रहे होंगे। जब आप कोचिंग करोगे तो क्या करेगा वो, आपका जो टीचर होगा या मेंटर होगा वो आपको क्या करेगा, वो आपको टीच कर देगा, सिखा देगा कि हाँ इसको ऐसे है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये है। इसके अलावा कुछ पीवाईक्यूज, जो आपका जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व नहीं होते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं सीएसआईआर में, वो केवल दिए इसीलिए जाते हैं कि आप उनको छोड़ना है, करना नहीं, उनको छोड़ना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो टीचर होगा, जो कोचिंग वाला होगा, वो आपको उसके पीछे का कंसेप्ट बता देगा कि इसके पीछे का ये कंसेप्ट है। तो जो हार्ड से हार्ड टॉपिक है वो आपको ईजी लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है आपकी प्रिपरेशन में। हम और एक चीज़ जो लास्ट में आपसे बोलेंगे, मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, ठीक है, और अगर मैंने कर लिया, अगर मैंने क्वालिफाई कर लिया जाए तो आप भी कर लोगे। इस बात को आप अपने माइंड में रखिएगा, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा, 10 यूनिट कम से कम प्रिपेयर करिएगा, और जैसे कुछ यूनिट जो छोड़ रहे हैं उनके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे बनती है, कोई कोई यूनिट की वो ऐसे बनती है कि वो प्रीवियस ईयर में कितनी पूछी गई, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अगर प्रीवियस ईयर में पूछा नहीं गया तो सीएसआईआर उसको कभी पूछेगा नहीं। आपको पता है कभी भी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, बहुत हार्डली 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होंगे तो होंगे, अदरवाइज सीएसआईआर कभी कंसेप्ट या कंसेप्ट रिपीट करेगा, क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है। तो हो सकता है नया टॉपिक भी पहली बार आ सकता है कभी भी। तो आपको जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो कितनी बार पीवाईक्यू में पूछे गए। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपको नया जो नहीं आया उसको नहीं पढ़ना, उसको भी पढ़ना है, लेकिन जो बार बार पूछा उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बार बार पूछा है तो एक बार और पूछा जा सकता है, नहीं पूछा है तो इस बार भी हो सकता है ना पूछा जाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको रखनी है, अगर मैंने क्वालिफाई किया तो आप भी क्वालिफाई कर लोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये थी आपको स्ट्रेटजी थोड़ी सी आपके लिए कि मैंने कैसे क्वालिफाई किया, हमने बता दिया आपको, आपको क्या क्या करना है वो बता दिया। अगर आपकी कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड, या आपको कोई भी क्वेरी जाननी होगी तो हमारे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिए, ठीक है, इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, उसका लिंक मैं दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप। इसके अलावा अगर आपको ये सब नहीं करना तो आप मेल कर दीजिएगा, जैसे akram457@gmail.com, ठीक है। तो इस पे मेल कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट देंगे ऑथेंटिक तरीके से, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।